संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, जंतर मंतर प्रदर्शन पर अमित शाह दे सकते हैं जवाब। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमलावर। अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में 1.25 लाख से अधिक छात्रों को मिली उपाधियां। भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा दावा, अब तक 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जे से कराई मुक्त। एंटी भूमाफिया पोर्टल पर 99% शिकायतों का हुआ निस्तारण। नई दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। लखनऊ में 15 अगस्त को लेकर तेज हुई तैयारियां, डीएम विशाख जी ने किया विधान भवन के बाहर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। सीडीओ प्रफुल्ल कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में 1,66,055 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। समारोह में 120 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 86 छात्राएं और 34 छात्र शामिल रहे। इस दौरान डिग्री और अंक पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई। स्वर्ण पदक पाने वाले छात्रों के माता पिता को भी मंच पर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा को शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की अपील की है। सौभाग्य है आपकी वजह से परीक्षाओं में पारदर्शिता आने के तकनीकी। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक अब तक 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल पर मिली करीब 99% शिकायतों का निस्तारण किया गया है। कार्रवाई के दौरान 144 भूमाफियाओं को जेल भेजा गया, जबकि 3 आरोपियों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई है। सरकार का कहना है कि अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराकर जनता को उसका हक दिलाना प्राथमिकता है। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर लखनऊ संवाददाता निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। निशांत, योगी सरकार का बड़ा दावा है कि योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान जो है 9.5 साल में 84,005 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त करा चुका है और अब 2.8 लाख एकड़ का बड़ा लैंड बैंक बनेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कविता जी, अगर देखें पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं, उसमें सबसे ज्यादा भूमाफियाओं के प्रति कार्रवाइयां की गई है। और जो सबसे ज्यादा मामला आए भी हैं, वो जमीन से संबंधित ही मामले शिकायत दर्ज कराई गई है। इसीलिए सरकार ने एक एंटी भूमाफिया पोर्टल सेपरेट एक पोर्टल बनाया था, जिसमें जिनकी भी जमीनें अगर अवैध तरीके से कब्जा की गई है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है और आपराधिक तौर पे जो लोग, खासतौर पे अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे लोग होते हैं जो जमीनी कारोबारी बताए जाते हैं, लेकिन उसके आड़ में वो तमाम गरीब और दबे कुचले लोगों की जमीनें हड़पते हैं, यहाँ तक कि सरकारी जमीनों पे भी हाथ डाल देते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया था और वहाँ पे सीधे तौर पे आप शिकायत कर सकते थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय उस पर नजर बना करके रखता था। अब जो आंकड़े आए हैं, अगर आंकड़ों की बात करें, सरकारी दस्तावेजों की बात करें तो 99% जो मामले थे उसको निस्तारित बताया जा रहा है। हालांकि असल सच्चाई जमीन पे थोड़ा सा अलग हो सकती है, लेकिन अगर मैं मान करके चल रहा हूँ कि जिस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश में थे पहले की सरकारों में, या फिर इसी सरकार में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में जिस तरीके से भूमाफियाओं का बोलबाला था, जिस तरीके से वो सरेआम हत्या तक कर देते थे, जमीन के मामलों में इस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा था, उस पर नकेल कसने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है और वो धरातल पे भी दिखाई दे रही है। हालांकि तमाम ऐसे मामलों में जो अधिकारी होते हैं
वो अधिकारी अपने कलमबाजी काफी ज्यादा कर लेते हैं। उनका प्रयोग करते हुए कई बार पीड़ित को समस्याएं आती हैं, उसको जो सरकारी कानून कायदे हैं उसमें उलझा करके रख देते हैं। और तमाम मामलों में ऐसा भी होता है कि जो पीड़ित है वो जा रहा है और अधिकारी उस पर निस्तारित करने का रिपोर्ट लगा देते हैं, क्योंकि उस तय समय सीमा होती है, उसी तय समय सीमा पे उनको निस्तारित करना होता है। तो कई बार होता है कि वो असंतुष्ट होते हैं, लेकिन इसके लिए भी है, पोर्टल पे साफ तौर पे है कि अगर उस अधिकारी के खिलाफ भी या फिर अपने जो निस्तारण दिखाया जा रहा है उसके खिलाफ भी आप ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसको रिव्यू किया, इसको देखा, तो ये पाया गया कि 2 लाख एकड़ से अधिक जमीन जो है सरकार ने कब्जा मुक्त कराया है, जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए। बिल्कुल घनश्याम, बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं नई दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। केशव मौर्य ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर इसकी जानकारी दी और अमित शाह का आभार जताया। माना जा रहा है कि मुलाकात में यूपी की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। केशव मौर्य ने अमित शाह से मार्गदर्शन भी लिया। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग रणनीति को लेकर नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बात रखी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 50 से कम सीटें मिलने की चर्चा से पार्टी के अंदर विरोध बढ़ा है। इसी बीच कांग्रेस ने बसपा से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। गठबंधन, सीट शेयरिंग और वैचारिक मुद्दों पर बातचीत की तैयारी है। और फोन लाइन पर एक बार फिर से निशांत जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए कविता जी, अगर 2027 चुनाव सामने है, चुनावी मोड में सभी पार्टियां हैं, अब फिर सीट शेयरिंग का जो मामला है वो गर्माता हुआ राजनीतिक गलियारों में दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी जब 2 बार अगर इधर हाल ही में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तौर पे ये लोग एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि अगर इसे देखा जाए तो 2 पक्षीय गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखा गया, क्योंकि अन्य जो दल थे वो अन्य दल यहाँ पे सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो सीट शेयरिंग के तहत ये लोग चुनाव लड़ते हैं। 2017 में जब योगी सरकार के आने के पहले ये लोग एक साथ चुनाव लड़े थे और उस वक्त दोनों, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें और चाहे हम बात करें कांग्रेस की, तो 2017 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे। लगभग समाजवादी पार्टी ने 403 में 298 सीटें ली थी, कांग्रेस ने 105, और समाजवादी पार्टी को 47 में जीत मिली थी और कांग्रेस 105 में महज 7 सीटें जीत पाई थी जी। और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 325 सीटें मिली थी। तो उस बार अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन थी वो काफी ज्यादा जो असफल प्रयोग होती थी। यूपी में 2 युवा लड़के आए हैं, 2 लड़के आए हैं, बदलाव कर देंगे, नहीं मिला। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। 24 में लोकसभा चुनाव में 63 सीटों में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई और 17 में 6 सीटें कांग्रेस जीत गई, जबकि कांग्रेस यहाँ से शून्य होती थी, 1 सीटें 2 सीटें निकलती थी। तो अब उससे ओत प्रोत में अब सपा सुप्रीमो चाहते हैं कविता कि हम अधिकतम सीटें खुद जीते, 50 से ज्यादा सीट देने के मूड में समाजवादी पार्टी नहीं दिख रही है। अब यही बात कांग्रेस को गवारा नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि अब हमारी स्थितियां ठीक हो रही हैं, अब हम उत्तर प्रदेश में भी मजबूत हो रहे हैं, 6 सीटें लोकसभा में भी ला लिए उत्तर प्रदेश से, तो हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और अब यही कलह जो है एक दूसरे के आमने सामने हो रहा है। थोड़ा सा जो प्रेशर पॉलिटिक्स भी कांग्रेस करना शुरू कर दी है, वो बता रहे हैं कि हम बसपा की तरफ जा रहे हैं। घनश्याम, बिल्कुल, बहुत ही आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। डीएम विशाख जी ने विधान भवन के बाहर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ सीडीओ प्रफुल्ल कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन के सामने तिरंगा फहराएंगे। इस दौरान परेड और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। हजरतगंज को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर जांच की। दुकानदारों से सुरक्षा को लेकर फीडबैक लिया गया।
वहीं नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर बारिश के बाद जलभराव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जलभराव को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में पानी भर गया और एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए। वहीं बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें जेवर का विकास नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ गड्ढे और पानी नजर आते हैं। दोनों नेताओं के बयान के बाद सियासत अब गर्मा गई है। और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो यूनिवर्सिटी के साथ गलत करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है। शिवपाल ने आजम खान का जिक्र करते हुए जेल में उन्हें सुविधाएं नहीं मिलने का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने 2027 में भाजपा को हराकर सपा सरकार बनाने का भी दावा किया। और हम लोग बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश भी और सभी लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। देखिए, वोट भी सब जानते हो आप लोग, सब वोट समाजवादी पार्टी को। ये तो बेईमान है सरकार, तो बेईमानी से भी लड़ना आपकी बात, बेईमानी से लड़ना है। अब वो हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर हैं। जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं ना, वही बात करते हैं, तो करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे बात करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। पूरे समाजवादी पार्टी और हम पूरे छात्रों को, प्रदेश के छात्रों को, जीएनजी के छात्र हों चाहे कोई छात्र हों, उनका सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे छात्रों का। और पूरे समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। देखिए, तकलीफें तो बहुत हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। देखिए, इतने बड़े लीडर जमीन पर लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं इतने सीनियर लोगों को, तो वो नहीं मिल रही। देखिए, अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। वहीं अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू का दौर पूरा हो गया है। बुधवार को 11 उम्मीदवारों में से करीब 40 से 50 मिनट तक बातचीत हुई। उम्मीदवारों से प्रशासनिक अनुभव, मंदिर प्रबंधन और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे गए। धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली से भी जुड़े सवाल पूछे गए। अब इंटरव्यू के आधार पर 3 नाम शॉर्टलिस्ट होंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तीनों को दोबारा इंटरव्यू लेकर एक नाम पर अंतिम फैसला करेगा। वहीं अमरोहा के गजरौला में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिव इंटर कॉलेज से शुरू हुई यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ज्ञान भारती इंटर कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। धनौला विधायक राजीव तरारा भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और वीरों के बलिदान का प्रतीक है। वहीं हरदोई के टडियावा के प्राथमिक विद्यालय कोटरा में बच्चों को घटिया मिड डे मील देने के मामले में कार्रवाई हुई है। बीएसए प्रभात मिश्रा ने प्रधानाध्यापक राजेश कुमार और सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है।
वहीं स्कूल की रसोइयों को नोटिस भी जारी किया गया है। मामले की जांच में घटिया भोजन बता दें कि परोसे जाने की बात सामने आई है। निरीक्षण में लापरवाही पर टडियावा बीईओ और डीसी एमडीएम से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। बताया जा रहा है कि घटिया मिड डे मील का वीडियो वायरल हुआ था। फल मिलता है, दूध मिलता है, कल दूध मिला था, कल तो फल था ना। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय कोटारा विकासखंड टडियावा में एक गुणवत्ता विहीन एमडीएम के संबंध में वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके संदर्भ में मौके पर विद्यालय में ही जाकर के मेरे द्वारा और वहाँ पर उपस्थित अन्य जो अधिकारी थे उनके द्वारा जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि विद्यालय में 2 शिक्षकों के विवाद की वजह से एक शिक्षक के द्वारा बच्चियों को बुला करके वीडियो बनाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में है, जिसमें बच्चियों की एमडीएम की गुणवत्ता खराब दिखाई गई। वहीं उसके तुरंत बाद जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है उन बच्चियों को एमडीएम की जो मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन था उसको दिया गया, किंतु विस्तृत जांच में यह पाया गया और छात्रों से जब संपर्क किया गया तो पाया गया कि एमडीएम में जो भोजन की गुणवत्ता है वो कभी कभी खराब रहती है। इसके साथ ही साथ जो शैक्षिक परिवेश भी वहाँ का जो है उस शैक्षिक गुणवत्ता भी उसमें भी दुष्प्रभाव पड़ा है। इस संदर्भ में एसएमसी की अध्यक्ष से भी बात की गई, उनका भी लिखित अभ्यर्थन लिया गया, समस्त रसोइयों का लिया गया। इससे ये ज्ञात हुआ कि आपसी विवाद और रंजिश की वजह से इस तरीके की घटनाएं वहाँ पे लगातार आ रही थी विद्यालय से, जिसके संदर्भ में पूर्व में भी जो है कार्यालय के स्तर से जांच कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट आई। इसी को संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे जब भौतिक परिवेश को देखा गया तो स्वच्छता का भी अभाव था, CWSN शौचालय अक्रियाशील पाया गया। साथ ही साथ जब बच्चों से शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो वो भी निम्न स्तर का पाया गया। पूर्व में जांच की संस्तुति के क्रम में दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। समस्त रसोइया स्टाफ को इस आशय से नोटिस दी गई है कि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। साथ ही साथ एमडीएम डीसी को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए एवं खंड शिक्षा अधिकारी टंडियावा को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं महोबा में पुलिस ने जंगल में चल रहे नालबंद जुए के अड्डे पर छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, 4 बाइक और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक जंगल में लंबे समय से संगठित तरीके से जुआ संचालित किया जा रहा था। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामला कबरई थाना क्षेत्र के बीला उत्तर गांव के पास का है। वहीं फतेहपुर में सरकारी शिक्षक पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक पति को पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। आरोप है कि 8 अगस्त को विवाद के दौरान पति ने पत्नी के सिर पर हमला कर दिया और फिर पानी में भरे टब में डुबो दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में हत्या की बात कबूल करने का दावा कर रही है। मर्डर का खुलासा है उससे सहमत हैं। बाकी अफेयर वाली कहानी हमारी लड़की के बारे में बता दें, इससे हम किसी चीज में सहमत नहीं है। जो हमने सच्चाई बताई कि दिलीप का कहीं से अफेयर चल रहा था, यही सच्चाई। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर है। गंगा, यमुना और शारदा समेत 10 नदियों का जल स्तर बढ़ने से 80 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाराणसी में गंगा का पानी घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। कानपुर और उन्नाव में भी कई इलाकों में पानी भर गया है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी है। कई जगह फसलें जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने 48 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सहारनपुर में पाजना नदी के तेज बहाव का खतरनाक वीडियो सामने आया है। मिर्जापुर पाडली मार्ग पर तेज पानी के बीच एक कार नदी में फंस गई।
कार में सवार 6 लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के दौरान कार नदी के तेज बहाव में फंसी देखी जा सकती है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र का है। प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं हरदोई में मजदूरों से भरा पिकअप डाला अचानक पलट गया। हादसे में पिकअप सवार 27 लोगों में से 12 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को NHI की एम्बुलेंस से कछौना CHC पहुंचाया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मजदूर उन्नाव से भसीडे खोदकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक के बाद एक 2 टायर पंचर होने से बड़ा हादसा हो गया। भैया हम लोग उन्नाव ते आ रहे हैं काम करे गया और मन ते आ रहे अपने बाला में बिल्कुल करीब पहुँचन तब पहले डायनो टायर पंचर हो, फिर बाँव पंचर हो, फिर डाला कतई पलट गो। अब एक अंदर सब लोग दब गए, फिर कुछ लोग जमा हुए तो हम लोगों डाला सीधो के तो हम लोगों से निकास हो गए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं 1033 एम्बुलेंस में हरदोई हाईवे में इस समय NH 731 पे 1033 एम्बुलेंस में पैरामेडिक के पद पे इस समय वर्तमान में कार्यरत हूँ। हमको सूचना मिली है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो हमारे PNC कैंप के सामने ही सूचना मिली, तो कैंप के कर्मचारियों के द्वारा ही हरदोई हाईवे के कर्मचारियों के द्वारा तुरंत बताया गया कि एक गाड़ी जो है ब्रिज के ऊपर पलट गई है, फ्लाईओवर के ऊपर। तो हम लोग आनंद फानंद में तत्काल 2 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस जो है वहाँ पर पहुँची है और तुरंत जितने भी घायल लोग थे, घायल लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया गया। जितने भी लोग थे उनको तत्काल 1033 एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार देते हुए हॉस्पिटल CHC कछौना में पहुँचाकर भर्ती करवाया गया। इसमें कुल 12 लोग घायल थे, जो कि जो घायल थे, घायल व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि यह लोग उन्नाव से आ रहे थे और अचानक दोनों टायर उनके आगे के फट गए हैं, शायद उसी के कारण यह हादसा हुआ। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 360। नमस्कार।